हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब बढ़िया? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी, और यदि नहीं चल रही है तो आप पढ़ाई बढ़िया करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो कल मैंने आपको बेसिक जो जानकारी दी थी मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में, जब गया था एंड में दी थी। और इससे पहले मैंने निकालना सिखाया था प्रतिशत संगठन। किसी भी यौगिक में अणु में किसी तत्व का कितना प्रतिशत उपस्थित है, उसी को क्या बोला था? प्रतिशत संगठन। उसके बाद मैंने थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि मूलानुपाती क्या सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। और मैंने बताया था कि मूलानुपाती सूत्र तो क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सरलतम पूर्णांक, विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक को क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र। या मैं इसको लिख के आपको बताऊं, जैसे किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक को, सरलतम पूर्णांक को क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज, किसकी? ग्लूकोज की। और मैंने बताया था ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अब इसका मैं सरल पूर्णांक में रिप्रेजेंट करूं या सरल पूर्णांक में परिवर्तित करूं तो क्या करेंगे? ऐसी संख्या का इसमें भाग देते हैं जिसमें तीनों में आसानी से, तीनों की जो इन संख्या में आसानी से भाग चले जाए। तो इसे देखो 6 से ये कट रहा है एक बार, ये 2 बार और ए एक बार। अब मैं 1 2 1 को इनके यहीं पर लगा देता हूँ, C1H2 और O1। 1 का मतलब है नहीं है, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है किसका? ग्लूकोज का, क्या हो गया बच्चों? CH2O। क्या होगा? CH2O। दोबारा से देखेंगे, ये तो आपने ग्लूकोज का पढ़ा। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका सरलीकरण करूं तो सबसे पहले इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा है? 2 का, तो 2 से काटेंगे 1 1, तो क्या प्राप्त हुआ? HO। क्या प्राप्त हुआ? HO या OH। तो इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या नाम है इसका बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मूलानुपाती सूत्र होता है, क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। और हम बात करें जैसे जल है, CO2 है, इनमें यदि बात करें हाइड्रोजन में, इसमें कि इसको 1 मानते हैं, 1 को आपको पता है लिखते नहीं है। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 1 का जा रहा है। तो वे यौगिक या अणु जिनमें मूलानुपाती सूत्र में, जिनमें क्या होता है? दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाता है, उनके अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हीं को अणुसूत्र कहते हैं या मूलानुपाती सूत्र। इनका जो वास्तविक नाम ही क्या है? अणुसूत्र। तो इनमें अणुसूत्र और जो मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक को क्या कहते हैं बच्चों? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज की मैंने बात की है, ग्लूकोज में आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। और इसमें उस संख्या का भाग देते हैं जिसमें तीनों में आसानी से भाग चले जाए और सरलीकरण में प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखो मैंने 6 का भाग दिया तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है
किसका, ग्लूकोज का क्या प्राप्त हुआ बच्चों, CH2O। और हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त हुआ बच्चों, HO या OH लिख दूं या OH। और वे यौगिक जिनमें इनका सरलीकरण नहीं होता है और इनका अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, समान होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं अणुसूत्र की। किसकी बात करता हूं बच्चों, अणुसूत्र की। अणुसूत्र क्या होता है, व्हाट इज दिस, अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणुसूत्र क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित या किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, वास्तविक संख्या होती है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, अभी हमने पढ़ा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसमें वास्तविक संख्या है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वास्तविक संख्या है ऑक्सीजन की 2। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, 2 इसलिए इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो अणुसूत्र है वो क्या है, H2O2। ऐसे ही ग्लूकोज की मैं बात करूं बच्चों, आपको पता है इसका जो अणुसूत्र होता है C6H12O6, जो कि इसके वास्तविक अणुओं की संख्या को क्या कर रहा है, वास्तविक परमाणुओं की संख्या क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो मूलानुपाती सूत्र में तो क्या करते हैं, सरलीकरण करके नहीं, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, और वही जो सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है। पहले अणुसूत्र का सरलीकरण, या मैं बोल दूं कि अणुसूत्र के सरलीकरण के बाद जो सूत्र प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अणुसूत्र के सरलीकरण के बाद जो सूत्र प्राप्त होता है वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे और अणुसूत्र की बात करें, किसी यौगिक का जो अणु होता है उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी जो वास्तविक संख्या है, उस वास्तविक संख्या को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड, अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और या अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज रिलेशन इन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मान लो हमारे को n का मान दे दिया और मूलानुपाती सूत्र दे दिया, क्या दे दिया, n का मान दे दिया और मूलानुपाती सूत्र दे दिया, तो हम अणुसूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और n बराबर होता है, n निकालने के लिए क्या है, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान अपॉन होता है मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। तो आपको ये दो फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या रखने, याद। और एक और फॉर्मूला आपको इससे पहले मैंने बता चुका हूं, मोल बराबर होता है भार अपॉन अणु भार या परमाणु भार। ये भी क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये आगे तक काम आते हैं। क्या होते हैं, आगे तक काम आते हैं। तो अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और n बराबर होता है अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो अब
हमको क्या करना है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। और वो कैसे करते हैं इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जब प्रतिशत संगठन दिया हुआ हो, प्रतिशत संगठन मैंने पढ़ा दिया, जब किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया हुआ हो, तब उस स्थिति में हम अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं वो मैं ये क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन और 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन, 71.65% क्लोरीन, क्लोरीन है, उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है। फिर इसका दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम है। और इसके मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करने हैं। इसके मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुनेंगे। एक यौगिक में 4.07% तो हाइड्रोजन है और 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन उपस्थित है। इसका मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है इस यौगिक का, और इसके मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अणुसूत्र बराबर होता है, क्या होता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और n बराबर होता है अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान अपॉन होता है मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान। तो एक चीज देखिए, हमको अणुसूत्र का यदि n ज्ञात करें, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान तो दे रखा है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं है, ना ही हमारे को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात है। यदि मूलानुपाती सूत्र दे देता तो उनका द्रव्यमान निकाल लेते और अणुसूत्र आसानी से ज्ञात कर लेते, और n का मान भी क्या कर लेते, आसानी से ज्ञात कर लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र जब ज्ञात हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, और द्रव्यमान निकाल लेंगे तो n का मान ज्ञात आ जाएगा और मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात हो जाएगा और अणुसूत्र आसानी से निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए कुछ चरण होते हैं, मतलब 3-4 चरणों में यह कंप्लीट होती है, और आसानी से धीरे धीरे निकालेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, सबसे पहला चरण क्या है इसका सॉल्यूशन का? सबसे पहला चरण यह है कि यहां पर हमको प्रतिशत में दे रखा है तत्वों का, तत्व हैं वो किसी यौगिक के जो तत्व हैं वो परसेंटेज में दे रखे हैं, इनको ग्राम में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? ग्राम में। तो सबसे पहला चरण यह है कि सर्वप्रथम द्रव्यमान प्रतिशत को
द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करते हैं, ग्राम में परिवर्तित करते हैं। देखो द्रव्यमान प्रतिशत है, ये ग्राम में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर इन सभी को जोड़ के देखेंगे तो 100% होता है। क्या होता है? 100%। अर्थात में आपको पता है कोई भी यौगिक है, मान लो ये CH4 है, मैं तो मान रहा हूं इसका 100% में से, या कोई भी जैसे हाइड्रोजन और क्या दे रखा है क्लोरीन, या मैं मान लूँ कोई भी है जैसे CH2Cl या कुछ भी हो सकता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इस 100% में से कार्बन का जो परसेंट दे रखा है इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है 24.7, हाइड्रोजन का दे रखा है 4.07 और क्लोरीन का कितना दे रखा है 71.65। ये कोई भी कंपाउंड है X, और ये X है कार्बन, हाइड्रोजन और Cl से मिलकर बना है। इसमें कार्बन का जो परसेंट है 4.07 है, हाइड्रोजन का जो परसेंट है 24.27 है और Cl का जो परसेंट है 71.65 है। क्या है? 65। तो एक चीज़ देखिए, परसेंट में दे रखा है, परसेंट 100 पर निकालते हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं, इस परसेंट को हम क्या मान लें ग्राम, और कितने पर मान लेते हैं 100 ग्राम पर। कितने पर मान लेते हैं 100 ग्राम पर। तो इसका परिकलन हम करने के लिए क्या करते हैं, इस 100% को 100 ग्राम मानकर इसका हम क्या करते हैं परिकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं। 100% को 100 ग्राम मानकर अध्ययन करते हैं। अब कैसे, आपको पता है कि इसमें कार्बन का जो परसेंट दे रखा है, हाइड्रोजन का क्या दे रखा है परसेंट, तो ग्राम में परिवर्तित करने के लिए 0.7 ग्राम हो गया, नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि परसेंट से ग्राम में परिवर्तित कर लिया। क्यों कर लिया कि हमने सबसे पहले तो परसेंट को किस में परिवर्तित मान लेते हैं, ग्राम में मान लेते हैं, क्योंकि 100% होता है और 100 भी ग्राम। तो 100 ग्राम मानकर इसका क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। ऐसे ही कार्बन के हम ग्रामों की मात्रा की हम बात करें तो इसका होता है 24.27 ग्राम। कितना होता है बच्चों? 24.27 ग्राम। और क्लोरीन की हम बात करते हैं 71.65 ग्राम। कितना होता है? 71.65 ग्राम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसको ग्रामों में परिवर्तित करेंगे। और ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए इसको जो बेस मानते हैं 100 ग्राम, 100% को 100 ग्राम मानकर इसका क्या करते हैं परिकलन। अब इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जो ग्राम है 4.07 है, कार्बन का 24.27 है, जब क्लोरीन का 71.65 है। अब इसके बाद हम सेकंड जो स्टेप होता है, चरण फर्स्ट हो गया, चरण सेकंड ये होता है इन ग्रामों को मोलों में परिवर्तित करना। अर्थात ग्राम को किसमें, मोलों में परिवर्तित करना। और हम मोलों में परिवर्तित करने के लिए मैंने बताया था कि मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार या भार अपॉन परमाणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणुभार। और यहाँ पर क्या है, सभी परमाणु हैं, इसलिए क्या है भार अपॉन परमाणु भार। भार हमको दे रखा है, और परमाणु को भार हमको पता है कि किस किस का कितना है। ये तो भार है, परमाणु भार आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। हाइड्रोजन का मोल क्या होता है आपने शुरुआत में निकाला था 1.008, और परमाणु भार क्या है यहाँ 4.07। सॉरी, भार कितना है उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इसका जो भार है वो कितना दे रखा है 4.07 ग्राम। और इसका जो परमाणु का जो भार होता है हाइड्रोजन के का वो कितना होता है 1.008। अब इसमें हम भाग देंगे तो इसका जो मान होता है 4.0 मोल। कितने आ गए 4.04 मोल। कितने मोल प्राप्त हो गए बच्चों 4.04 मोल। अब ऐसे ही मैं कार्बन के मोलों की संख्या की मैं बात करूं तो कार्बन का भार कितना दे रखा है 24.27 ग्राम अपॉन परमाणु भार कितना होता है कार्बन का 12
0.01 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर भी मैंने बाद में कैंसिल किया। अब इसके जो मान होता है देखो 12 दूना 24, तो 2 के समथिंग ही आएगा। तो इसको जो हम कैलकुलेशन, इसको सरलीकरण करने पर आता है 2.02। कितना होता है बच्चों? 2.02। और ये क्या है? मोलों की संख्या। ऐसे क्लोरीन के मोलों की संख्या क्या है? क्लोरीन के मोलों की संख्या, क्लोरीन के मोलों की संख्या, सबसे पहले क्लोरीन का भार कितना होता है? भार ये दे रखा है हमारे लिए 71.65 ग्राम, और परमाणु के भार कितना होता है? 35.453, 35.453, और ये भी किस में? ग्राम में। तो ग्राम से क्या हो गया बच्चों? ग्राम गया। अब इसको काटेंगे तो यही आता है 2.02, काट के देख लो, 35 दूना 70, तो आसानी से 2.02। तो पहला चरण में हमने क्या किया? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित किया, दूसरे में ग्राम में जो होते हैं द्रव्यमानों को, उनको मोलों में परिवर्तित किया। ग्राम में सर्वप्रथम द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करने के लिए हम किसके आधार मानते हैं? 100 ग्राम को। उसके बाद हम ग्राम को मोलों में परिवर्तित करने के लिए कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं? मोल बराबर होता है भार अपॉन परमाणु भार या भार अपॉन अणुभार। परमाणु होते हैं परमाणु भार, अणु होते तो अणुभार। यहाँ पर सभी क्या है? परमाणु। फिर भार हमारे को ये सभी दे रखा है। परमाणु भार हमको सभी को पता है कि क्लोरीन का 35.453 होता है, कार्बन का 12.01 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है। अब इसका जो हम कैलकुलेशन करके जो मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। चरण तीसरा चरण क्या होता है? तीसरा चरण ये होता है कि इन तीनों को हम पहले इसके सामने लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के क्या है? 4.04, और कार्बन के कितने मोल हैं? अनुपात में लिख लेते हैं, कितने हैं? अनुपात 2.02, और Cl क्या है? अनुपात 2.02। अब इनमें से उपस्थित कौन सी सबसे छोटी संख्या है? छोटी संख्या का इनमें सभी में क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या का क्या देते हैं? सबसे छोटी संख्या का इन तीनों में से होनी चाहिए, छोटी संख्या का क्या देते हैं? भाग देते हैं। और सबसे छोटी संख्या भी क्या होनी चाहिए? इन तीनों में से ही होनी चाहिए। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या 2 हैं और दोनों समान हैं। तो 2.02, 2.02 और 2.02, ये वही रेशियो है। इसको यहाँ लगा लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो क्या आया? 2, इसको क्या आया? 1, और ये भी क्या आया? 1। तो इनका जो रेशियो क्या आ रहा है? 2:1:1, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 और Cl की संख्या 1। और इनको मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे? देखो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, Cl 1 का कोई मतलब नहीं होता है। और क्या प्राप्त हुए? CH2Cl, और ये CH2Cl ही होता है, ये ही होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त हो गया बच्चों हमारे लिए? मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो गए तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, और इसके द्वारा हम n का मान प्राप्त कर लेंगे। और n का मान प्राप्त करने के बाद मूलानुपाती सूत्र ही है, n का मान प्राप्त करने के बाद n के मान को इससे गुणा कर देंगे और अणु सूत्र क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो दोबारा से सुनेंगे, एक बार दोबारा से क्या सुनेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या किया? द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित किया। और किस आधार पर किया? कि ये टोटल 100% होता है, तो मैंने 100 ग्राम मानकर इनका क्या कर लिया? ग्राम में परिवर्तित कर लिया। ये हाइड्रोजन का इतने ग्राम, किलो कार्बन का और क्लोरीन का इतने इतने ग्राम। उसके बाद हम क्या करते हैं? ग्राम को मोलों में परिवर्तित करते हैं। और मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, मोल बराबर होता है भार अपॉन परमाणु भार, भार अपॉन परमाणु भार। और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आ गई? भार कितना है हाइड्रोजन का? ये दे रखा। और जब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1.008। ऐसी कार्बन के मोलों की संख्या, तो कार्बन का भार ये दे रखा, और कार्बन का जो परमाणु भार है ये होता है, ये आ गए तीनों के मान। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी, मोलों की संख्या भी हमने ज्ञात कर ली। फिर हम क्या करते हैं? इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या का इनमें तीनों में भाग देते हैं, अर्थात सरलीकरण करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन के 2 होते हैं, कार्बन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ।
यही सूत्र होता है, ये मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र आप ज्ञात कर चुके हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अणुसूत्र ज्ञात करना। अणुसूत्र ज्ञात करना, और अणुसूत्र कैसे ज्ञात करोगे वो मैं बताऊं। देखो यहां पर अणुसूत्र ज्ञात करना। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले तो n का मान ज्ञात होना चाहिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अणुसूत्र का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, जो कि हमको दे रखा है। इसका मोलर द्रव्यमान अणुसूत्र का 98.96। तो हम क्या करते हैं, इस मूलानुपाती सूत्र के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कार्बन का कितना होता है 12.01, हाइड्रोजन का आपको पता है कार्बन 1 है और 1 का 12.01, हाइड्रोजन का 1 का 1.008 होता है। कितना होता है 1.008, और कितनी संख्या है 2, तो यह इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। Cl का क्लोरीन का होता है 35.453, और इन तीनों को जोड़ करके जो मान प्राप्त होता है वो होता है 49.48 ग्राम, 49.48 ग्राम। ये इसका क्या है मोलर द्रव्यमान। कैसे निकाला? कार्बन का होता है 12.01, हाइड्रोजन का होता है 1.008, कितने हैं 2 का गुणा कर दिया। ये क्या है Cl का कितना है 35.453, और इन सभी को जोड़ करके क्या निकाल दिया 49.48। और आपको पता है n बराबर होता है अणुसूत्र का द्रव्यमान, अणुसूत्र का द्रव्यमान अपॉन, या मैं बोल दूं मोलर द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान। n बराबर अणुसूत्र का द्रव्यमान दे रखा है 98.96 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान किसका, मूलानुपाती सूत्र का कितना है 49.48 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको देखो 49 दूना 98, 2, तो n बराबर कितना माना आया 2, और अणुसूत्र बराबर क्या होता है बच्चों n इंटू मूलानुपाती सूत्र, जो कि पहले लिखा चुका हूं मैं, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n का मान 2 आ गया। सबसे पहले अणुसूत्र बराबर n का मान 2, मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2Cl। अब इसमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसमें C2 इसका 2 से गुणा करिए 4, और Cl2। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है देखो, कार्बन कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 Cl, इसे कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, जो कि ये अणुसूत्र होता है। क्या होता है? अणुसूत्र की स्ट्रक्चर होती है, अणुसूत्र होता है। दोबारा समझेंगे, दोबारा क्या समझेंगे? क्वेश्चन दिया हमने कि एक यौगिक में इतने इतने % कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? मोलर द्रव्यमान, और इसके मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या करने हैं, हमारे को ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है उसको द्रव्यमान में परिवर्तित करेंगे। इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को 100 ग्राम मान करके इसको ग्राम में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में मान लेते हैं, अर्थात 100% को क्या मानते हैं 100 ग्राम मानकर परिकलन करते हैं, और इनको हम ग्राम में लिख देते हैं। फिर मोलों को किसको, ग्राम को मोलों में परिवर्तित करते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मोल बराबर भार अपॉन परमाणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणु भार। यहाँ पर सभी परमाणु है इसलिए परमाणु भार। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, ये कितना भार है हाइड्रोजन का भार, और हाइड्रोजन का परमाणु भार का भाग दिया, मोल आ गए 4.04। कार्बन के भी ऐसे मोल, भार अपॉन परमाणु भार 2.02, क्या आ गए मोलों की संख्या। क्लोरीन के ऐसे ही भार अपन परमाणु भार का भाग दिया 2.02 मोलों की संख्या। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट ये किया कि तीसरा चरण ये कहता है कि इनमें से उपस्थित जो तीनों संख्या हैं तो उनमें से सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं,
और इनका सरलीकरण प्राप्त करते हैं तो कितना आया 2:1:1, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 और Cl की संख्या 1। और यही जो अनुपात होता है इनको हम इस कार्बन के आगे और इनके आगे लिख देते हैं और यही जो सूत्र बनता है इसी को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, मूलानुपाती सूत्र तो ज्ञात कर लिया, मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान। मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया, कार्बन का 12.01 है और इसमें हाइड्रोजन का एक का होता है 1.008 और 2 होते हैं, 2 का गुणा कर दिया। Cl की मैं बात करूँ, Cl का होता है 35.453, क्या होता है 453। इन तीनों को जोड़ दिया इसका गुणा करके और इनको, तो कितना आया 49.48 ग्राम। अब यहाँ पर आपको पता है अणुसूत्र ज्ञात करना। अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, आप सूत्र जानते हैं, n बराबर होता है अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान। हमारे को अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान दे रखा है और मूलानुपाती सूत्र का हमने ज्ञात कर लिया, इसका भाग हमने दे दिया इसमें अणुसूत्र वाले में, 2n का मान प्राप्त हो गया। और आप सभी जानते हो, मैंने शुरुआत में बता दिया कि अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, ये रहा CH2Cl। और अणुसूत्र में n का मान यहाँ पर हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, तो अणुसूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या और भी क्वेश्चन करके देखना, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, मेरे से व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे मैसेज, सर यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आया, और मैं क्या करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। क्या करूँगा बच्चों, सॉल्व करूँगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्री थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, लेकिन कल स्टार्ट करूँगा इसको, क्यों पहले एक दिन नॉलेज दे देता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं फिर दूसरे दिन उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा नॉलेज दे के चलता हूँ। देखो क्या है स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन, स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन क्या होते हैं ये। देखो ये जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो स्टाइकियोन और दूसरा होता है मेट्रॉन। स्टाइकियोमेट्री शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो स्टाइकियोन, कौन सा बच्चों, स्टाइकियोन। दूसरा क्या होता है, मीट्रॉन। क्या होता है, मेट्रॉन या METRON, मेट्रॉन। मेट्रॉन क्या होता है, मेट्रॉन। दोबारा से देखेंगे, स्टाइकियोमेट्री जो शब्द है, स्टाइकियोमेट्री जो शब्द है, स्टाइकियोमेट्री ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो स्टाइकियोन एक मेट्रॉन। स्टाइकियोन का मतलब होता है तत्व। क्या होता है बच्चों, तत्व। मेट्रॉन का मतलब होता है, या मीट्रॉन का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन। अर्थात तत्वों के मापन को ही हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन कहा जाता है। स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि तत्वों का कैसे मापन करना है। तो देखो कोई भी अभिक्रिया आप 10th क्लास से पढ़कर आ रहे हो, मान लो ये रिएक्टेंट है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। आप सभी जानते हो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक को क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और एंड में फिर तीर के बाद क्या होता है, उत्पाद। क्या प्राप्त होता है, उत्पाद। अब स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या है, जैसे हम क्या है कि मान लो लैब में गए,
क्या गए, लैब में। और हमारे को कोई किसी ने पूछ लिया अपन बेटा तू प्रैक्टिकल कर रहा है, पर हाँ जी सर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो ये बता कि जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, मेथेन का ऑक्सीकरण, मेथेन का ऑक्सीकरण, तो आपको पता है मैं ऑक्सीकरण पर CO2 प्लस H2O बाहर निकलते हैं, H2O बाहर निकलते हैं, CO2 प्लस H2O बाहर निकलते हैं। ये जो मेथेन होती है ये भी गैस के रूप में, डाई ऑक्सीजन होती है ये भी गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस के रूप में और ये भी गैस के रूप में। अब हम संतुलित करके करना सीख चुके हैं, 10th क्लास में आए होंगे संतुलित करके। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी, और कभी S आ जाता है कभी L आ जाता है। तो आपको पता है कार्बन परमाणु संख्या क्या, 1, तो यहाँ पर 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 2 और 1 कितना 3, तो क्या होगा 4। अब 2 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो यहाँ देखेंगे दोबारा से हाइड्रोजन कितने हैं 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 और 2 4, क्योंकि आगे लग जाता है वो एंड तक माना जाता है संख्या, और जड़ में होती है उसका गुणा करके काउंट करते हैं तो 2 दूनी 4। तो यहाँ देखो अब इस अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, मन बेटा ये बता कि इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, वाष्प का निर्माण हो रहा है, तो इस अभिक्रिया में ये नीचे लिख रखे हैं ये G, कभी S, कभी L, क्या होता है, क्या होता है। तो आपको पता है G तो ये प्रदर्शित करता है कि जो अभिकारक मेथेन है ये गैसीय अवस्था में है। कैसी अवस्था में बच्चों, गैसीय अवस्था में। यदि यहाँ पर S आ जाता है तो इसे कहते हैं ठोस अवस्था में है, ये किस में है, ठोस अवस्था में। यदि यहाँ L आ जाता है तो ये प्रदर्शित किया जाता है द्रव अवस्था में। S का मतलब होता है सॉलिड, क्या होता है बच्चों, सॉलिड। L का मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है मतलब लिक्विड। और G का मतलब होता है गैसियस या गैस। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर G क्या प्रदर्शित करता है कि ये जो यौगिक है वो गैसीय अवस्था में उपस्थित है, और यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में उपस्थित है, और यहाँ पर जो CO2 का निर्माण हुआ है ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर जो जल का निर्माण हुआ है ये भी गैसीय अवस्था, वाष्प अवस्था में उपस्थित है। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट ये पूछता है बन आपने ये तो बता दिया, बन हाँ जी बता दिया। अब और नेक्स्ट पूछिए, ये बताइए कि मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाष्प, जल की जो वाष्प प्राप्त हो रही है ये प्राप्त करना है, और इसमें मेरे को 1 मोल CO2 प्राप्त करनी है। कितने मोल, 1 मोल। तो इसमें मेथेन के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी, मेथेन के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी। अब लड़का शक आ जाता है, मन यार ये तो प्रॉब्लम जब तो मैंने बता दी थी सॉलिड S, लिक्विड L और गैस G, लेकिन अब तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो आगे संख्या होती हैं इनको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। मेथेन का कितना है 1, डाई ऑक्सीजन का 2, CO2 का 1 और इसका जल का 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका 1 इकाई आयतन इसके 2 इकाई आयतन से क्रिया करता है। मेथेन का 1 इकाई जो आयतन है इसके 2 इकाई आयतन से क्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 इकाई आयतन का निर्माण होता है, जबकि जल के 2 इकाई आयतन का निर्माण होता है। और इसी के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमारे को 1 मोल तो किसकी, मेथेन की आवश्यकता होगी। किसकी बच्चों, 1 मोल मेथेन की आवश्यकता होगी, और कितने की 2 मोल, कितने की 2 मोल डाइऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और 1 मोल मेथेन और 2 मोल डाइऑक्सीजन से 1 मोल तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जबकि 2 मोल कितनी बच्चों, 2 मोल क्या प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। और यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मेथेन के 1 अणु, मेथेन का नेक्स्ट एक और
कि मीथेन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया करता है, ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया करता है, और CO2 का तो एक अणु बनता है, CO2 का एक अणु बनता है, और जल के कितने अणु बनते हैं? जल के 2 अणु बनते हैं। तो इनसे मैं बता सकता हूँ, मान लो कोई पूछ ले जल के 2 अणु को प्राप्त करने के लिए कितने डाई ऑक्सीजन की और कितने मीथेन की आवश्यकता होगी, तो आप बता सकते हो 2 अणु, जल के 2 अणु को प्राप्त करने के लिए, या जल की वाष्प के 2 अणु को प्राप्त करने के लिए 2 अणु तो हमको डाई ऑक्सीजन चाहिए होती है, 1 अणु मीथेन गैस की आवश्यकता होती है, मीथेन गैस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 1 मोल मीथेन 2 मोल डाई ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 1 मोल CO2 का निर्माण करता है और 2 मोल जल का निर्माण करता है। और ऐसे ही 1 अणु मीथेन का 2 अणु डाई ऑक्सीजन से क्या करता है क्रिया, 1 अणु तो CO2 का निर्माण करता है, किसका? CO2 का निर्माण करता है, जबकि 2 अणु जल के निर्माण होते हैं। अब ग्राम की मैं बात करूं, आपको पता है CH4 कार्बन का 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हैं, इसलिए 4 तो कितना हुआ है? 16 ग्राम, मोटा मोटी ले लिया है, 16.01 होगा। तो इसका मीथेन का 16 ग्राम, कितना? 16 ग्राम। अब डाई ऑक्सीजन की बात करूं, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, कितना? 16, और O2 का कितना हो गया? 2, 16 ना 32, और 32 का गुणा भी आगे किससे होगा? 2 से, कितने से होगा? 2 से, तो कितने ग्राम हो गया? 64 ग्राम, 32 ना 64 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ इसका 64 ग्राम यूज में आ रहा है, क्या आ रहा है? 64 ग्राम। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44, कैसे होता है? कार्बन का होता है 12, और O2 का देखो कितना होता है? 32, कितना होता है? 32, तो कितना हो गया? 44, कितना हो गया? 44, तो क्या हुआ? 44 ग्राम। अब देखो जल की मैं बात करूं, आपको पता है हाइड्रोजन का होता है 1, और 2 के लिए 2 का गुणा कर देंगे, कितना आया? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और आपको पता है 2 आगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 18, और 2 आगे और लग रहा है तो गुणा 2, कितना आया? 36, कितना आया? 36। दोबारा से समझेंगे, हाइड्रोजन 1 के लिए 1 होता है, और यहाँ पर 2 लग रहा है इसलिए 2, ऑक्सीजन 1 के लिए 16, लेकिन 2 आगे लग रहा है सभी के, तो 2 का गुणा और कर देंगे, कितना आया? 36। तो कितना प्राप्त हो गए? 36 ग्राम। तो यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ, हो सकता है वो एग्जामिनर इस टाइप से ही पूछ ले कि 44 ग्राम CO2 को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम डाई ऑक्सीजन की आवश्यकता, कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 44 ग्राम क्या CO2 को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आप आसानी से आंसर दे देंगे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऐसे भी नहीं पूछ के ऐसे पूछ ले कि जल की वाष्प 36 ग्राम जल की वाष्प प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम मीथेन की आवश्यकता होती है? मैं सर बता सकता हूँ, बताओ तो 16 ग्राम होती है। कितने होती है? 16 ग्राम होती है। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि 16 ग्राम से हम किसकी, जब मीथेन का 16 ग्राम और ऑक्सीजन का 64 ग्राम क्रिया करता है, तो उस स्थिति में 44 ग्राम तो CO2 प्राप्त होती है, जबकि जल का 36 ग्राम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों? जल का 36 ग्राम प्राप्त होता है। ऐसे ही आपको पता है 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है 22.7 लीटर, जो कि STP पर होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है NTP पर, NTP पर तो ये होता है 22.4, लेकिन STP पर होता है 22.7, तो दोनों यूज में ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 मोल है, तो ये क्या हुआ है? 22.7 लीटर, कितना? 22.7 लीटर। यहाँ देखिए 1 मोल के लिए 22.7 लीटर है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 22.7 लीटर, 2 गुणा 22.7 लीटर। और यहाँ देखिए CO2 का वही 22.7 लीटर, और इसकी हम बात करें 2 गुणा 22.7 लीटर। तो इनको सॉल्यूशन करेंगे, 2 गुणा 22.7 को कितना आया? कितना आया? 45.4 लीटर। कितना आया? 45.4 लीटर। और ये भी कितना, ये तो यही है, और ये कितना आया? 45.4 लीटर, और ये तो 22.7 लीटर ही है, और ये भी 22.7 लीटर ही है। यदि वो लीटर आयतन में पूछ ले, मन सर ये बताइए कि मेरे को 45.4 लीटर जल का
जल की वाष्प प्राप्त करनी है तो कितने ग्राम मेथेन की, कितने ग्राम डाइऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? आंसर मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 22.7 लीटर तो मेथेन की आवश्यकता होती है, सॉरी लीटर लगा लेना, 22.7 लीटर तो मेथेन की आवश्यकता होती है, जबकि 45.4 लीटर किसकी, डाइऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोबारा से समझेंगे, यदि इसका 1 मोल है तो इसके 1 मोल का यहाँ देखो निर्माण हो रहा है। यदि इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल क्रिया करते हैं, 1 मोल CO2 और 2 मोल जल के वाष्प का निर्माण करते हैं। 1 मोल की जगह हम अणु भी तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियो कोफिशिएंट है 1 है, क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, 1 का मतलब कोई होता नहीं है। तो 1 अणु, इसके कितने 2 अणु क्रिया करते हैं तो 1 अणु CO2 का और 2 अणु जल का निर्माण होता है। ऐसे ही इसका जब द्रव्यमान ज्ञात किया, ये 16 ग्राम है, इसका कितना है 64 ग्राम, इसके 16 ग्राम, इसका 64 ग्राम। जब क्रिया करते हैं तो 44 ग्राम तो CO2 प्राप्त होती है, 36 ग्राम क्या प्राप्त होता है, जल की वाष्प प्राप्त होती है। आयतन की बात करें, आपको पता है 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, लेकिन STP पर 22.7 लीटर होते हैं। ये तो NTP पर है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब। ये तो सामान्य ताप एवं दाब है, ये मानक ताप एवं दाब है। तो इसमें क्या होता है 22.7 लीटर होता है, क्या होता है 22.7 अर्थात। और यहाँ पर देखो 2 का गुणा है, 1 के लिए डाइऑक्सीजन के लिए 22.7 तो 2 के लिए 45.4। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ 22.7 लीटर 45.4 लीटर ऑक्सीजन, 22.4 लीटर मेथेन और 45.4 लीटर ऑक्सीजन क्रिया करके 22.7 लीटर तो CO2 का निर्माण करते हैं, जबकि 45.4 लीटर किसके निर्माण करते हैं, जल की वाष्प का निर्माण करते हैं। और मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, और नहीं यदि आया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको नंबर दे रखा है कि नंबर क्या है 8560044835, क्या है 8560044835। और इस पर क्या कर सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, आंसर मेरी ये समझ में नहीं आया, कहीं पर भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। पढ़ते रहो धीरे धीरे आराम से, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।